को आदेश के बाद भी वायु प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। दिल्ली में आज भी कई इलाकों में प्रदूषण के हालात गंभीर हैं। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में कितनी जगहों पर निर्माण कार्य चल रहा है, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है, ये जानकारी एनजीटी की ओर से मांगी गई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट प्रदूषण की मुख्य वजहों में से एक है। दिल्ली में बढ़े हुए वायु प्रदूषण के मामले पर आज एनजीटी में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को एनजीटी ने जम के फटकार लगाई। दरअसल एनजीटी ने दिल्ली सरकार से यह सवाल किया कि वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए जमीनी स्तर पर दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्होंने सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक बसें उतारी हैं, लेकिन कुछ और भी बसें हैं जिनको सड़कों पर उतारी जानी है, जिसमें यह बताया गया है कि वो अभी खड़ी है, जिस पर आज एनजीटी खासा नाराज दिखा। एनजीटी ने कहा कि आखिर दिल्ली सरकार क्या बसों के उद्घाटन का इंतजार कर रही है? जब लोग वायु प्रदूषण से परेशान हो रहे हैं तो आखिर इलेक्ट्रॉनिक बसें दिल्ली की सड़कों पर क्यों नहीं उतारी जाती हैं? क्या पेट्रोल, डीजल या किसी उद्घाटन समारोह का सरकार इंतजार कर रही है? बहरहाल स्मॉग टावर के मामले पर भी आज एनजीटी ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया और ये कहा कि स्मॉग टावर जो बनाए गए हैं उनको क्यों नहीं शुरू किया गया, और आखिर इस पूरे मामले में अगर उसके आदेश की समीक्षा नहीं हो पा रही है तो आखिर दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए जमीनी स्तर पर काम क्या कर रही है। दिल्ली रायबरेली में सराफा व्यापारी से लूट हो गई। ये मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सराफा मंडी का है। व्यापारी दुकान बंद कर कीमती जेवर झोले में लेकर जा रहा था और इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाश आए और तमंचे की नोक पर झोला लेकर फरार हो गए। एसपी का कहना है कि टीमें बनाकर चेकिंग की जा रही है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। व्यापारी का कहना है कि झोले में करोड़ों के जेवरात थे। बरेली के गुलड़िया गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला, अपने चाचा के घर में लटकता हुआ। दरअसल युवक गांव की ही लड़की से प्रेम विवाह करना चाहता था। लड़की के परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। लड़की ने लड़के के घर जाकर हंगामा किया, जिसके बाद आहत होकर लड़के ने खुदकुशी कर ली। लड़के के परिवार ने लड़की के परिवार पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरदोई के बेटा गोकुल कब्रिस्तान से शव को निकलवाकर दोबारा से पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक की बहनों ने कोर्ट में अपने भाई की हत्या का शक जताया था, जिसके बाद कोर्ट ने कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम की परमिशन दी है। दरअसल जावेद नाम के शख्स ने एक लड़की से शादी की थी, लेकिन पिछले साल जावेद की मौत हो गई थी। जावेद की पत्नी ने संपत्ति बेचकर अपने प्रेमी के साथ वो चली गई थी और इसी बात से मृतक के परिजनों को संदेह हुआ और जांच शुरू करवाई गई। सिंह एडिशनल एसपी पश्चिमी हरदोई। ये थाना क्षेत्र बेटा गोकुल के गांव चंद्रपुर का ये प्रकरण है, जहां पे एक सोनी नाम की महिला ने एफआईआर पंजीकृत कराया था कि इनके भाई जावेद की हत्या करके और शव को कब्रिस्तान में ले जाके दफना दिया गया। इन्होंने आरोप लगाया कि भाई की पत्नी और उनके एक और परिचित जो जानने वाले थे, इन्होंने ही हत्या किया है। इसमें विवेचना के दौरान शव को कब्र से निकाल के पीएम के लिए भेजा गया है। इसमें पीएम रिपोर्ट आने के बाद अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इधर बागपत में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया। बदमाशों के कब्जे से 3 तमंचे, लाखों की लूटी हुई रकम बरामद की गई। ये तीनों बदमाश फाइनेंस कर्मचारी के साथ लूट की वारदात में वांटेड थे। हरचंदपुर गांव के जंगल में एनकाउंटर हुआ। मेरठ के न्यूटीमा हॉस्पिटल पर चल रही प्रशासनिक जांच में हॉस्पिटल प्रशासन को दोषी पाया गया है। जांच में हॉस्पिटल में तैनात बाउंसर्स को तीमारदारों से अभद्रता का दोषी पाया गया और साथ ही मरीजों को जानबूझकर हॉस्पिटल से ही महंगी दवा खरीदने के लिए मजबूर करने की बात भी सामने आई। दरअसल सरधना के विधायक अतुल प्रधान ने हॉस्पिटल प्रशासन पर मरीजों को बेवजह परेशान करने और महंगी दवाएं खरीदने को मजबूर करने का मुद्दा उठाया था, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए थे।
ने एक हॉस्पिटल में माननीय विधायक जी द्वारा जाके किसी कोई परिजन का जिनका इलाज चल रहा था उनके परिवार के लिए वहां जाके हॉस्पिटल मैनेजमेंट से खास हुई बहस हुई, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने अपनी तहरीर दी कि उनके द्वारा अनावश्यक दबाव बनाया गया पैसे कम करवाने का और जो भी चीजें जो भी उन्होंने आरोप लगाए, तो उसके लिए अलग से पुलिस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पर हमारे स्तर पर हम लोगों ने एक प्रशासनिक कमेटी बना के एक नॉर्मल प्रकरण जो परिजनों का आरोप था उस पर जांच। मेरठ के नामी ग्रामीण न्यूट्रीमा अस्पताल का काला सच प्रशासनिक जांच रिपोर्ट आने के बाद जग जाहिर हो गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एक शिकायत मिलने के बाद इस मामले की जांच करवाई थी। प्रशासनिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि मरीजों और तीमारदारों को स्टोर से दवाई लेने के लिए मजबूर किया जाता था और जो लोग इसका विरोध करते थे उनके साथ बाउंसर बदसलूकी करते थे। इस मामले में सपा और आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल रखा है। अब देखना यह है कि प्रशासनिक रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कार्रवाई कब तक होगी। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। अमरोहा में एक ही रात में अलग अलग जगहों पर 2 घरों को चोरों ने निशाना बनाया। घर की दीवार कूदकर चोर घर के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। पूरे इलाके में दहशत की स्थिति है। सैद नगली थाना क्षेत्र का ये मामला हरियाणा गांव का, जहां पर चोरों ने रात के अंधेरे में घर की दीवार फांदकर लाखों का माल साफ कर दिया। पीड़ित ने बताया कि रात तकरीबन 2 बजे चोर पहुंचे थे घर के अंदर। सोने चांदी के गहने 14,000 रुपए चुरा कर भाग गए। संदूक भी चुरा ले गए। चोरी किए गए संदूक घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर मिले। 2 घरों से लगभग 25,000 की नकदी, सोने चांदी के गहने चोरी हुए। मामला यह है, हमारी बहन है, हमने शादी करी थी यहाँ हरियाणा में। कितने दिन पहले शादी करी थी आपने? शादी को तो हो गए 20-22 साल हो गए, 22-24। बताओ क्या क्या सामान चोरी हुआ है? बहन जी की शादी करी थी हमने अभी 28 तारीख में जी, ठीक है, 29 अक्टूबर को करी थी। तो उसकी जो चीज वीज थी सोने की चांदी की, रात चोर आए 2:30-3 बजे के टाइम और वो ले गए 32 जोड़ी कपड़े, सोने की चीज, एक हीरे की अंगूठी है। लगभग कितने रुपए का सामान चोरी हुआ है? लगभग 4-4.5 लाख रुपए का होगा। नगद कितना था? नगद 14,000 था। बागपत पुलिस और सर्विलांस टीम को कामयाबी मिली है। सर्विलांस टीम ने छापा मारकर फर्जी आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त ग्राहक सेवा केंद्र की आड़ में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनाने का रैकेट चला रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी संख्या में बने आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बरामद किए हैं। साथ ही आधार कार्ड और प्रमाण पत्र बनाने के उपकरण जैसे कि कंप्यूटर और फिंगर स्कैनर भी हाथ लगा है। तथा एसओजी की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इनके द्वारा एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया गया है जो लोगों से पैसे लेके फर्जी आधार कार्ड, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तथा अन्य फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। जिन अभियुक्तों को ये टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया उनकी पहचान मोहसिन, विशाल, साहिल और ताहिर के रूप में हुई है। आज पूरे देश में गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। जगह जगह गायों की पूजा हो रही है। भगवान कृष्ण ने गायों के साथ कई लीलाएं की हैं और इसलिए मथुरा में गौ पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि आज ही के दिन मां यशोदा ने भगवान कृष्ण को चंदन का टीका लगाया था और पहली बार गाय चराने सखाओं के साथ भेजा था। तभी से सनातनी कृष्ण भक्त गोपाष्टमी का पर्व मनाते हैं, जिसमें गायों का पूजन होता है। नगर निगम मेयर विनोद अग्रवाल ने कहा कि आवारा गोवंशों के लिए गौशाला संचालित की जा रही है ताकि गोपाल की नगरी में कोई भी गाय बुरे वक्त से न गुजरे। जिन्हें गौओं का पालन किया, उनके साथ घूमे फिरे और श्री कृष्ण जी को जो हमारे आराध्य हैं उनको गाय सबसे ज्यादा प्रिय थी, इसीलिए उनका नाम भी गोपाल पड़ा। और जितनी आवश्यकता पड़ रही है, सरकार का आदेश है कि और गौशाला बनाई जाए और इस क्रम में हम कई गौशालाओं का निर्माण प्रस्तावित है और गायों को हम कहीं भी कष्ट नहीं होने देंगे। ऐसा हमारा सनातन संस्कृति में पैदा होने के कारण हमारा संकल्प है। श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किए जाने को लेकर प्रतापगढ़ की लालगंज सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता और वाल्मीकि रामायण पर अभद्र बयानबाजी और अपमान को राष्ट्रद्रोह घोषित करने की मांग की गई है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने ये याचिका दाखिल की है। कोर्ट में 24 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई होनी है। ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैंने एक
आज डिक्लेरेशन सूट वार्ड दाखिल किया है कि सनातन संस्कृति से जुड़े धार्मिक महाग्रंथ श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, श्री वाल्मीकि रामायण, इनका सम्मान सुरक्षित किया जाए। श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। जिस तरह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारे तमाम राष्ट्रीय प्रतीक हैं। भारतीय संस्कृति विश्व सनातन संस्कृति की पोषक है। चित्रकूट में राम वन गमन पथ रामायणोत्सव का आयोजन हो रहा है। 2 दिवसीय रामायणोत्सव के समापन पर मंदाकिनी तट रामघाट पर भव्य भजन संध्या रखी गई, जिसमें पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्र और पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जालोटा ने प्रस्तुति दी। माहौल काफी भक्तिमय बन गया। इस मौके पर रामघाट में राम वन गमन के चित्रों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जो दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रही। जहाँ जहाँ मुझे अवसर मिलता है मैं जाता हूँ। इससे बहुत फर्क पड़ेगा लोगों के अंदर भक्ति भाव, सद्भावना, एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर्श जीवन का क्या है, वो सब मनुष्य को सोचने के लिए एक मौका मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये और भी प्रबल हो यह आयोजन और लोगों को अवसर मिले इससे जुड़ने। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड 2024 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में नकल रोकने के लिए कड़ी कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। यूपी बोर्ड की ओर से परीक्षा केंद्र पर फेस रीडिंग कराने की तैयारी चल रही है। इसके तहत परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की फेस रीडिंग कराई जाएगी, ताकि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नकल पर पूरी तरीके से नकेल कसी जा सके। इस बार ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों का भी निर्धारण किया जा रहा है। यूपी बोर्ड की 2024 के परीक्षा केंद्रों की सूची 10 दिसंबर को जारी होगी। बड़ी परीक्षा संस्था माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने नकल को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाना, इसके साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरों में वॉइस रिकॉर्डर लगाए जाने की भी व्यवस्था शुरू की गई थी, जिससे काफ़ी हद तक नकल पर नकेल कसी गई थी। लेकिन इस बार 2024 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में फेस रीडिंग की तैयारी की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में परीक्षा केंद्रों पर फेस रीडिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे पूरी तरह से नकल पर रोक लग सकेगी। इसके लिए परीक्षा केंद्र करीब 7 से 8 हज़ार तय किए जाते हैं पूरे प्रदेश में, और करीब 50 लाख से ज़्यादा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी इसमें शामिल होते हैं। हालांकि नकल पर सख्ती की वजह से अब तक 3,76,428 परीक्षार्थियों ने 2024 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में परीक्षा छोड़ दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन तमाम उपायों को करने के बाद नकल रुकेगी। दरअसल फेस रीडिंग की व्यवस्था करने को लेकर अभी काफ़ी तैयारियां करनी है। जितने परीक्षा केंद्र होंगे वहां पर इन तमाम प्रोग्राम्स को, इन तमाम तकनीक को इंस्टॉल करने की ज़रूरत होगी। इसके साथ ही साथ विशेषज्ञ ये भी बता रहे हैं कि फेस रीडिंग के लिए तमाम जो परीक्षार्थी हैं उनके पहले से फोटो लिया जाएगा, उसका डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसके बाद ही यह तकनीक काम करेगी। अब देखना है कि बोर्ड से जुड़े अधिकारी और इसके साथ ही साथ डीजी जो इसके स्कूली शिक्षा के महानिदेशक हैं उनकी ओर से क्या तैयारियां की जाती हैं, और 2024 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में किस तरह से फेस रीडिंग की तकनीक को लागू किया जाता है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।